गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस, जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र समस्थिरता के नाम से जानते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें कार्यात्मक संतुलन बनाए रखने की स्वतः प्रवृत्ति अर्थात प्राकृतिक गुण है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक तंत्र का निर्माण सामान्यतया दो घटकों से मिलकर होता है, जिनको हम अजैविक और जैविक घटक कहते हैं। इन घटकों में भी जो है निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। सामयिक परिवर्तनों के पश्चात भी जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन बनाए रखा जाता है। एक निश्चित सीमा तक होने वाले परिवर्तन वांछित प्रतिक्रिया स्वरूप तंत्र की सामान्य स्थिति को बनाए रखने में सफल होते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की यह प्रवृत्ति ही समस्थायित्व या समस्थिरता यानी होम्योस्टेसिस कहलाती है। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में नत्रजनीय घटकों में वृद्धि होकर असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, तो प्राकृतिक रूप से तंत्र स्वतः प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रारंभ कर देता है और निरंतर करता रहता है, जिसके कारण परिस्थितियां पुनः पूर्ववत अर्थात पहले जैसी होने लगती है, अर्थात असंतुलित अवस्था से संतुलित होने लगती है। समस्थायित्व आने तक यह प्रतिक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं और इसके पश्चात स्नेह स्नेह मंद होकर संतुलन आने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैविक तंत्रों में परिवर्तनों का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति के साथ ही प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की विधि ही समस्थायित्व या होम्योस्टेसिस कहलाती है। प्रत्येक जैविक तंत्र में जिस प्रकार घटक जीवों की आबादी स्वनियमन प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार संपूर्णतः जैविक तंत्र भी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इस दृष्टि से नियंत्रण विज्ञान, जिसको हम साइबरनेटिक्स कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वर्तमान में मनुष्य प्राकृतिक नियंत्रण की क्रियाओं को विचलित करने अथवा रोकने में लगा है। मानव प्राकृतिक विधियों के स्थान पर कृत्रिमता की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ये तथ्य भी हमारे को सर्वज्ञात है कि पुनः निविष्टों यानी फीडबैक्स पर ही प्राकृतिक नियंत्रण आधारित होता है। प्रत्येक जैविक तंत्र में धनात्मक पुनः निविष्ट ही वृद्धि तथा जीवंतता का आधार माना गया है। इसके साथ ही विशिष्ट नियंत्रण के प्रकार से ही पोषक पदार्थों का संग्रह और निर्मुक्ति तथा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन एवं विघटन नियंत्रित रहता है। विशिष्ट तथा बड़े पारिस्थितिक तंत्रों में पदार्थों के चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह की एक दूसरे पर आधारित क्रियाओं से स्व सुधारक समस्थायित्व यानी सेल्फ करेक्टिंग होम्योस्टेसिस विकसित होता है। पारितंत्रों में पुनः निविष्ट अर्थात आपूर्ति में वृद्धि होने पर संतुलन स्तर उच्च स्थिति दर्शाने लगता है। यहाँ जो है छोटे परिवर्तन या कम परिवर्तन गौण हो जाते हैं। वस्तुतः समस्थायित्व नियंत्रण का प्रभाव जो है उद्विकासीय संतुलन यानी इवोल्यूशनरी बैलेंस की समयावधि के पश्चात ही देखा जा सकता है। नवनिर्मित होते पारिस्थितिक तंत्रों में समस्थायित्व नियंत्रण क्षमता कम होती है, जबकि परिपक्व या पुराने तंत्रों में ये क्षमता अधिक होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नए पारिस्थितिक तंत्रों में बाहरी विक्षोभों से प्रतिरोध करने की क्षमता कम होती है, जबकि पुराने पारिस्थितिक तंत्रों में बाहरी विक्षोभों से प्रतिरोध करने की क्षमता अपेक्षाकृत नए पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। परिपक्व तंत्रों पर सामान्य विचलनों का प्रभाव बहुत ही कम या अत्यल्प होता है, परंतु नए तंत्रों पर यह प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
मानव स्वयं शक्तिशाली भूवैज्ञानिक अभिकर्ता यानी जियोलॉजिकल एजेंट होने के कारण अपने से संबंधित पारितंत्र यानी इकोसिस्टमों को की क्रियाओं को बदलने में प्रयत्नशील है। अपनी योग्यता से मानव को पुनः निवेशों के माध्यम से पारितंत्रों के समस्थायित्व पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, एक तालाब में पर्णहरित युक्त वनस्पति वर्ग के जीव सूर्य के प्रकाश में कार्बनिक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन आदि में परिवर्तित करते रहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतु काम में लेते हैं और कालांतर में द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं सामान्यतया, अथवा तृतीय उपभोक्ता वो भी सामान्यतया मांसाहारी होते हैं, इन पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अजैविक घटक सौर ऊर्जा के द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो जैविक घटक द्वारा एक पोषण स्तर से दूसरे तथा दूसरे से फिर तीसरे तक प्रवाहित होते रहते हैं। अंत में वनस्पति अथवा जंतु वर्ग के जीव की मृत्यु होने पर कवक तथा जीवाणुओं अर्थात अपघटकों द्वारा ये विघटित किए जाकर अकार्बनिक खनिजों और ऊर्जा के रूप में पुनः प्राकृतिक भंडार रिजर्वोयर या वातावरण में पहुंचा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से तालाब का पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न जैविक एवं अजैविक घटकों की अनवरत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं से चलता रहा है। इससे तालाब का सामुदायिक जीवन चक्र एक विशिष्ट प्रकार से संतुलन बनाए रखता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या में बने रहने वाले स्थायित्व के उदाहरण द्वारा भी सम स्थायित्व को हम समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी तंत्र में बढ़ी हुई मांसाहारियों की संख्या शाकाहारी जंतुओं की संख्या में कमी लाती है, किंतु शाकाहारी जंतुओं की संख्या में कमी से मांसाहारियों का भोजन कम हो जाता है। फलतः मांसाहारियों की जीव संख्या भी प्रभावित होने लगती है। इससे शाकाहारियों की संख्या पुनः फिर बढ़ने लगती है और फिर मांसाहारी भी प्रत्यक्षतः प्रभावित होकर बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार पादपों की संख्या में भी हम स्थायित्व को समझ सकते हैं। भूमि पर पादपों की अधिकतम संख्या हो जाने पर विभिन्न खाद्य अवयव कम हो जाते हैं। इस कमी से कुछ पादपों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार पादप क्षय से मृदा पुनः खाद्य अवयवों से प्रचुरता युक्त हो जाती है। कार्यात्मक दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम चर्चा करते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतया जैविक और अजैविक घटक पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु इन दोनों प्रमुख घटकों में संतुलित और जटिल कार्यात्मक संबंध सदैव बना रहता है। इन कार्यात्मक संबंधों पर ही किसी भी इकोसिस्टम या किसी भी तंत्र का जीवन चक्र आधारित रहता है। प्रत्येक घटक की तंत्र में एक और पहचान पृथक बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे से कार्यात्मक संबंध भी बने रहते हैं। इन संबंधों को निम्नांकित तथ्यों से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला, ऊर्जा प्रवाह चक्र, जिसको हम अंग्रेजी में एनर्जी फ्लो सर्किट के नाम से जानते हैं। दूसरा, जैव भू रासायनिक चक्र या खनिज पोषण, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तीसरा, भोजन श्रृंखला तथा पोषण स्तर, फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल्स। चौथा, नियंत्रण कंट्रोल और साइबरनेटिक्स। और अंतिम है अन्य कारक या अदर फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊर्जा प्रवाह चक्र, एनर्जी फ्लो सर्किट। हमारी पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का अधिकांश जो भाग है वो तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। कुछ भाग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पर्णहरित युक्त पादप काम में लेकर क्रियाशील ऊर्जा अर्थात भोजन में रूपांतरित कर देते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा जैव मंडल एवं पारिस्थितिक तंत्र में तापीय ऊर्जा के रूप में इधर उधर होती रहती हैं या क्रियाशील ऊर्जा के रूप में भोजन के माध्यम से समस्त जीवों को शक्ति प्रदान करती हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम बताता है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है।
अर्थात ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का मात्र एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरण ही संभव माना जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा एवं भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर पुनः भोजन से फिर कार्यात्मक ऊर्जा यानी वर्किंग एनर्जी में परिवर्तित होती रहती है। अंत में जीवों के विघटन स्वरूप ऊर्जा विशिष्ट रूपों में पुनः जैव मंडल में विसर्जित हो जाती है। ताप गतिकी के दूसरे ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा का विशिष्ट रूप कभी भी 100% उपयोगी नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम स्पष्ट रूप से हमें यह बताता है कि ऊर्जा रूपांतरण की कोई भी प्रक्रिया पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होती है, अर्थात कोई भी ऊर्जा का रूपांतरण 100% नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में जब भी रूपांतरण होता है तो ताप के रूप में ऊर्जा का ह्रास निश्चित रूप से होता है। इस प्रकार इन नियमों के आधार पर, ऊष्मागतिकी के इन नियमों के आधार पर ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हुई जीवों को कार्य शक्ति प्रदान कर ऊर्जा चक्र को नियमित करती है। इससे पारिस्थितिक तंत्रों की गतिशीलता बनी रहती है। दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र या खनिज पोषण, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। समस्त पारिस्थितिक तंत्रों में अनेकों चक्रों के माध्यम से आवश्यक खनिज पोषक पदार्थों की पूर्ति होती रहती है। इन चक्रों के अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एवं सल्फर आदि विभिन्न तत्व भूमंडल या वायुमंडल के भंडारों से जीवधारियों में प्रविष्ट होते हैं एवं भिन्न भिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेते हुए अंत में पुनः सुरक्षित भंडारों रिजर्वोयर्स में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार इनकी महत्ता ये स्वयं सिद्ध प्रतीत होते हैं, स्वयं सिद्ध करते हैं। तीसरा है भोजन श्रृंखला एवं पोषण स्तर, फूड चेन्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स। भोजन रूपी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव निरंतर भक्षण क्रिया को दोहराते रहते हैं। इससे जीवों में ऊर्जा के आदान प्रदान की एक चेन यानी श्रृंखला सी बन जाती है, जो भोजन श्रृंखला या फूड चेन कहलाती है। क्रियाशील ऊर्जा का सामान्यतः 80 से 90% भाग तापीय ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा को भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इनका भक्षण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। यह श्रृंखला अनवरत शिखर उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता तक मांसाहारी जीवों तक बनी हुई रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक फूड चेन पे जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसमें लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 90% ऊर्जा जो है नष्ट होती है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक पहुंच पाती है। देखिए सौर ऊर्जा है, उसको जो हरे प्रकाश संश्लेषी पादप है वो जो है इस सौर ऊर्जा को जो है कार्बनिक पदार्थों के रूप में बदलते हैं। ये वर्ग जो है वनस्पति वर्ग कहलाता है। ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है। उत्पादकों को जो है प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में काम लेते हैं। सामान्यतया ये शाकाहारी होते हैं। उसके बाद में शाकाहारियों को या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में द्वितीय उपभोक्ता लेते हैं, जो कि सामान्यतया प्राथमिक मांसाहारी जीव होते हैं। उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता जीवों को भोजन के रूप में तृतीय उपभोक्ता काम लेते हैं, जो सामान्यतया द्वितीय मांसाहारी, और फिर तृतीय उपभोक्ता भी मूल रूप से उसके बाद में शिखर उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता या चरम उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, जो कि सामान्यतया टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो है उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बाज है इत्यादि। उसके बाद में हम देखिए नियंत्रण, कंट्रोल और साइबरनेटिक्स को समझते हैं। समस्त पारिस्थितिक तंत्र अपने आप संतुलित होते हैं तथा स्व नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन बनाए रखने की क्षमता से युक्त होते हैं।
पारिस्थितिक तंत्रों की नियंत्रण प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान साइबरनेटिक्स या पारिस्थितिक तंत्रों का नियंत्रण विज्ञान कहलाता है। प्रत्येक तंत्र में विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन बना रहता है। यह स्थिति सम स्थिरता या होम्योस्टेसिस कहलाती है। यह सम स्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक तंत्र में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति यानी इनपुट और उत्पादन यानी कि आउटपुट के बीच में संतुलन बना रहता है। स्वनियंत्रण की प्रक्रिया में विभिन्न खनिज एवं ऊर्जा चक्रों को नियंत्रित किया जाकर जैविक क्रियाओं में भी आपूर्ति एवं उत्पादन में परस्पर संतुलन और सम स्थिरता बनाए रखी जाती है। इससे पता चलता है कि सम स्थिरता हेतु अजैविक तथा जैविक घटकों में भी परस्पर तालमेल बनाए रखा जाता है। मूल रूप से प्राकृतिक भंडारों से जितनी मात्रा विभिन्न पदार्थों को ली जाती है उतनी ही पुनः आपूर्ति की जाती है। इससे तंत्र की सम स्थिरता बनी रहती है। अन्य कारक की बात करें, अदर फैक्टर्स में पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की शारीरिक रचना तथा जैव विकास की गति आदि कारक भी सम्मिलित हैं और इनसे तंत्र के कार्यात्मक गतिविधियों पर अत्यल्प यानी सूक्ष्म रूप से किंतु निश्चित रूप से प्रभावित होती है। थैंक यू।